कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। आपका कक्षा 10 में, क्लास 10th में बहुत बहुत स्वागत है बेटा। हैं? और मैथ्स स्टडी सर्कल में भी आपका स्वागत है। आज क्लास 10th की पहली क्लास है और क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। हम लोग करेंगे, खूब प्रेम से करेंगे, ठीक बेटा। और एक बात और बेटा, मुस्कुराते रहो। जितना पॉजिटिव रहेंगे आप बेटा, उतना ही आपको बढ़िया फील होगा, उतना बढ़िया एहसास होगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर क्या बेटा? वास्तविक संख्या है। वास्तविक एक शब्द है आभासी। तो अभी तक क्लास फर्स्ट से, कक्षा 1 से लेकर के 9th तक, अब यह हम जो 10th में है, 10th में जो भी संख्याएं पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, सब वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। जो आभासी संख्याएं हैं उसके बारे में हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर में क्या है बेटा? 2 एक्सरसाइज हैं। पहले जो बच्चे पढ़ रहे थे उसमें 4 एक्सरसाइज पढ़ना पड़ता था उनको, और क्या बेटा, उस 4 एक्सरसाइज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे। अब 2 एक्सरसाइज से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हर क्वेश्चन, हर स्टेप, हर कॉन्सेप्ट इसका जो है इम्पोर्टेंट है। खूब कंसंट्रेट करके, खूब दिल से, खूब उत्साहपूर्वक, ठीक है, खूब जोश से, सकारात्मक ऊर्जा से भर करके आपको चीजों को समझना है और करना है, ठीक है। एक ये प्रमेय लिखी है, प्रमेय पे हम ध्यान ना दें, ठीक है। क्या प्रमेय देख करके, प्रमेय सुन करके लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इस प्रमेय में जो है, जो भी लिखा है, उसका हम प्रयोग करते आए हैं, ठीक है। इसलिए ये प्रमेय कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा। कहता ले, क्या कह रहा है बेटा? प्रत्येक भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती है? ये थोड़ा सा देखना बेटा, भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से बड़ी हो, ठीक है। जो 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी, मतलब जो प्राकृतिक संख्या है ना बेटा, वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो कहता है कि भाज्य संख्याएं होती है 1 से बड़ी, मतलब इस प्राकृतिक संख्याओं में हम 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं, ठीक है। और क्या हो? जो 1 से बड़ी हो और 1 से विभाज्य हो जाए, 1 से उसमें हम भाग दे सकें और खुद से भाग दे सकें, तथा इसके अलावा किसी और नंबर से भी भाग हो जाए। जैसे ये बेटा है भाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या, 2 चीजें हैं बेटा, ठीक है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 से बड़ी हो, मतलब 1 को हम नकार देंगे, 1 को नकार देंगे। फिर क्या बेटा? अभाज्य, जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए, 1 से भाग हो जाए जिनमें, ठीक है। इसके अलावा किसी से भाग ना हो, जैसे बेटा 2 है, 2 है, 2 से भाग हो जाएगा 2 में, और 1 से भाग हो जाएगा, लेकिन किसी और नंबर से भाग नहीं हुआ, तो ये क्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई बेटा, ठीक है। 3 है, 3 है, ये भी बेटा 1 से भाग होगा और 3 से भाग होगा, इसलिए ये अभाज्य है। किसी और से भी होगा तब ये भाज्य हो बनेगी बेटा, ठीक है। लेकिन जब हम 4 की बात करते हैं बेटा, तो ये 1 से भी इसमें भाग हो सकता है, इसमें 4 से भी भाग हो सकता है, लेकिन 2 से भी भाग हो सकता है, ठीक है। तो 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग हो रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या में आएगा बेटा, ठीक है। ये अभाज्य में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बेटा ये 5 है, 5 क्या है? 1 से और 5 से ही डिविजिबल है, 1 से और 5 से ही इसमें हम भाग कर सकते हैं, इसलिए क्या है बेटा? अभाज्य है। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। ये 6 है, 6 है, तो 6 का मतलब ये 1 से तो इसमें भाग कर ही सकते हैं, 6 से तो भाग कर ही सकते हैं, इसके अलावा 2 से भी भाग कर सकते हैं, 3 से भी भाग कर सकते हैं, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। बस इसका उल्टा, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, ठीक है। ये क्या है बेटा? अभाज्य है।
तो भाज्य में जब हम करेंगे तो उसको कैंसिल कर देंगे। ये अभाज्य है लेकिन ये क्या है, भाज्य है। 6 क्या है, भाज्य है। तो ये हो, ठीक है। अब कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। ठीक है, गुणनखंडित किया जा सकता है। अब देखो ये तो हम हमारे ख्याल से छोटी कक्षाओं से जूनियर क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। क्यों बेटा? जैसे क्या ले लें, जैसे मान लो 12 है, 12, ये क्या है, ये भाज्य है, प्रत्येक भाज्य संख्या है। और इसके हम यदि गुणनखंड करें, ठीक है, तो 12 को हम, 12 क्या है, गुणनफल है किसका किसका बेटा, 2, 3, नहीं 2 इंटू 2 लिखते ना बेटा, 2 गुणे 2 गुणे 3 का, ये है बेटा, यही लिखा है यहां कि ये क्या है, ये भाज्य है। भाज्य क्या है, जो अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनफल के रूप में इसको लिख दिया गया है। ठीक है, या इनको गुणनखंडित किया जा सकता है, बस यही यहां लिखा है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है। बस बेटा यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, बेसिक थ्योरम है बेटा ये। और एक चीज और ये कह रहा है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब इसमें यदि बेटा 2 और 3 इन्वॉल्व है तो चाहे इसके गुणनखंड हम करें, चाहे आप करो, चाहे आपका साथी करे, ठीक है, कोई भी करे, इसका गुणनखंड 2 में 2, 2 और 3 आएगा। भले ही किसी बच्चे ने सबसे पहले क्या किया, 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, तो इनको क्रम को छोड़ दें, यही लिखाया। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय, यूनिक, यही होगा, अद्वितीय। इसके अलावा कोई और संख्या इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, कोई और संख्या नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, ये यहां लिखा है बेटा। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो हम पहले से जानते आ रहे हैं। क्या बेटा? यदि कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, ठीक है, ए और बी, क्यों, तो उनका गुणनफल उनके लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही है। एक दूसरी चीज, ये तो फर्स्ट चीज हो गई इसके बेसिक में, और दूसरी चीज ये है कि क्या बेटा, यदि दो संख्याएं हैं, दो प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याएं ए और बी हैं, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं ए और बी के लिए, ठीक है, ये एक नमूना है बेटा, ए और बी, ठीक है। ये क्या बेटा, कुछ भी हो सकता है, ये क्या बेटा, ये क्या बेटा, चर है, ए की वैल्यू 2 हो सकती है, या ए की वैल्यू कोई भी प्राकृतिक संख्याओं में से कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, अनंत तक कुछ भी, कोई भी नंबर ए हो सकता है और कोई भी नंबर बी हो सकता है। तो दो संख्याओं ए और बी के लिए क्या बेटा लिखें, कुछ भी लिख लो, चाहे लघुत्तम समापवर्तक लिख लो, चाहे महत्तम समापवर्तक लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो सबसे पहले हम लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम किसका, ए और बी का, को गुणा करते हैं यदि हम एचसीएफ के, किसके, ए और बी के, तो आता है ए गुणा बी। बस दो चीजें हैं, ये चीज हम पहले से जानते हैं, ये भी चीज हम पहले से जानते हैं, लेकिन इस पहले से जानकारी के आधार पे भी हम बोर्ड में 5 नंबर ले आएंगे। ये लगभग 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो बस अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली करते हैं बेटा। प्रश्नावली क्या करते हैं,
प्रश्नावली में जो प्रश्न है उनका समाधान निकालते हैं। ठीक है, परिचय हो गया बेटा। हैं, हम क्या करने जा रहे थे? परिचय और समाधान। तो परिचय तो हो गया बेटा, अब समाधान करना है। क्यों समाधान करना है? क्या करना है? सॉल्यूशंस निकालने हैं बेटा। हैं, ठीक है। एक बात बताएं, और हमें बड़ी खुशी होती है आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि बेटा हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और हिंदी में कोई चीजों को व्यक्त करने में थोड़ा सा आसान होता है। हम बेसिकली सिविल इंजीनियर हैं और आप यूट्यूब पे हमारे वीडियो देखोगे, सीबीएसई बोर्ड की ही हमने ज्यादातर वीडियो डाले, लेकिन हमें बहुत दिनों से हमारी चाह थी कि हम आप लोगों के साथ आए और आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के तरीके से, आप लोगों की भाषा में चीजों को व्यक्त करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वही था वो कि जो क्या था, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यही यहां लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को, संख्या क्या है? ये भाज्य संख्या है, को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो व्यक्त कर लेंगे बेटा। क्यों? क्या लिखते हो? हल कि आंसर लिखते हो? चलो हल ही लिख लेते हैं। हल कुछ भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, उसमें मीडियम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक बात और बता दें बेटा, जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको आप थोड़ा जो हम इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में भी मेमोराइज करो। हिंदी में तो हम बताएंगे बेटा, इंग्लिश में भी यदि हम बोलते हैं तो उसको भी मेमोराइज करो, क्योंकि आफ्टर 12th आपको बेटा इंग्लिश मीडियम में ही जाना है। आप ग्रेजुएशन करोगे, चाहे आप बीएससी करो, ठीक है, या इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, सब आपको इंग्लिश में ही बुक्स मिलेंगी। इसलिए टेक्निकल टर्म्स में दिक्कत ना हो, और दिक्कत नहीं होगी। जब हमको नहीं हुई, हम भी हिंदी मीडियम से थे, तो आपको भी नहीं होगी। हल एक है, गुणनखंड करना है ना बेटा। तो पहला पार्ट क्या है? 140 140। तो अब कैसा करें? हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो पहले से हम लोग की आदत है 140 को के गुणनखंड करने की, पहले से जानते हैं। कोई कोई बच्चे ऐसे कर लेते हैं, 2 7 14 0, फिर 2 से जाएगा, चूंकि अंत में 0 है ना बेटा, तो 0 है तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो ये 0 से डिवाइड होता है, सॉरी 2 से डिवाइड होता है, तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, कोई बच्चे तो ऐसे फैक्टर कर लेते हैं, और लेकिन हमारी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें फैक्टर को तो ऐसे सिखाया है, ऐसे किया है। 140 है, ये 2 से भाजित है, तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 2 से भाग के कितना आ गया? 70। फिर इसको, ये भी 2 से फिर भाज्य है, यहाँ हम 2 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ भाग करेंगे तो क्या आएगा? 35 आ जाएगा। फिर ये क्या है? 5 से डिविजिबल है, 5 से भाजित है, 5 से भाग कर सकते हैं, तो 5 से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 7। फिर 7 जो है को हम भाग करेंगे, एरो बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 60 में करेंगे। ठीक है, 7 हो गया, 7। फिर ये चीजें हम नोट कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये यहां भी था। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस यही आंसर हो गया बेटा, छोटा सा आंसर है। तो क्या लिखोगे? उत्तर। क्यों? ये आपकी अपनी आदत के हिसाब से है, जो जैसी आपकी आदत पड़ी हो। आप ANS आंसर भी लिख सकते हो, यहाँ सोल्यूशन भी लिख सकते थे, यहाँ भी आंसर लिख सकते थे। ठीक है, ठीक है, ये हो गया बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका, सोल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। फिर क्या है सेकंड पार्ट? 156। कितना बेटा? 156। ठीक है, तो 156 यहां से कर देना। ठीक है, 156 को 2 से भाग करोगे तो 2 से 14, 1 16,
दो अठी 16, 78 आया ना बेटा, 2 अठी 16, 2 से 14 15। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, 1 7, 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से हो जाएगा ना बेटा, 9 3 12, 9 3 12, 12 3 से भाजित है, 3 से हम भाग कर सकते हैं। ठीक है, इनके सम में, इनके जोड़ में यदि हम 3 से भाग कर सकते हैं तो इस पूरे में भी 3 से भाग कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 3 से भाग करोगे तो 3 3 1 3 और 3 का 9। क्यों, कैसे हो गया, गलत हो गया ना, कुछ लिखने का तरीका गलत हो गया। कितना बेटा, 156 लिख लिया। ठीक है, फिर यहाँ 2 से भाग करना है तो रिजल्ट क्या बचेगा, क्या आएगा बेटा, भागफल 2 7 14, 1 15, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6, 1 7, 2 9 18। फिर 2 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 7 9। फिर 13 से करेंगे, 13 1 13। बस ये हो गया बेटा, जब तक 1 ना आ जाए तब तक नहीं छोड़ते हैं। फिर क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, बस ये उत्तर आपका हो गया। ठीक है, ये हो गया कौन सा, सेकंड पार्ट का। ठीक है, ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट है 3825। थर्ड पार्ट है 3825। क्यों, क्या है बेटा, 3825। 3825 ना, तो 3825 और 25 है। अब देखो ये 2 से तो भाजित है नहीं बेटा, क्यों, लास्ट में सम संख्या नहीं है। फिर 3 से चेक कर लेते हैं, 8 3 11, 2 13, 5 18। ये तो 3 से भाजित है तो 3 से भाग कर लेते हैं, वैसे ट्री बना करके करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 1 3। मन में सोचेंगे 8 उतारेंगे तो 3 दूनी 6 जाएगा। फिर मन में सोचेंगे 2 बचा, 2 के बगल में 2 उतारेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 से 21। 1 बचा, मन में सोचेंगे, फिर 5 उतारेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 3 5 15। ठीक है, 2 1 3 7, 10 5 15। ये फिर क्या बेटा, 3 से भाजित है तो बचेगा क्या, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15। सही ना बेटा, 3 5 15 5 आता है 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 चौका 12, 4 2 6, 5 11। अब 3 से भाजित नहीं है, 5 से कर लो, लास्ट में 5 लिखा ना तो 5 से कर लो। 5 8 40, 2 42, 5 25। फिर 5 से कर लो। ठीक है, ठीक, फिर 5 से कर लो, फिर ये कितना हो गया, 17। कितना हो गया बेटा, 17। फिर 17 से कर लो बेटा, क्या बचा, 1। जब तक 1 न बच जाए तब तक हम करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये कितना हो गया है, 3 38 25 इक्वल टू 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब क्या है बेटा, अब देखो आंसर तो हम यहाँ उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बात हमारे मन में आई है कि हम इनको घात के रूप में लिख लें। ठीक है, क्योंकि घात के रूप में लिखेंगे तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और बुक में इनको घात के रूप में कहा है कि करो, तो हम क्या करते हैं, कर लेते हैं बेटा। ये 2 गुणे 2 है, 2 बार है, तो ये 2 की घात 2, 2 की पावर 2 हो गया बेटा। बस ये हो गया 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है। तो जो उत्तर यहाँ था, एक लाइन हम और बढ़ा देते हैं। वो हाँ, हमारा आंसर गलत नहीं था बेटा, लेकिन हम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, हम अपने में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा 2 की पावर 2। कितना बेटा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, आंसर हम यहां लिख देंगे।
क्या फर्क पड़ता है, उत्तर हम यहां लिख देंगे, यही उत्तर है। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2, कितना बेटा 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, 1 2 5, 5 दो बार है? घातें क्या होती हैं, गुणनफल में घातें जुड़ जाती हैं। घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा, 1 और 1 मिलकर के 2 होता है, 2 हमने लिख लिया, गुणे 17। बहुत सुंदर बेटा, वेरी गुड। ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया उत्तर। ठीक है, अब और कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट और हैं, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं प्यार से। फोर्थ पार्ट क्या है, 5005। तो 5 5 10, ये तो किसी और से जा ही नहीं रहा है, केवल 5 से दिख रहा है। चलो आगे भी देखते हैं। हम लोग कमर कस के खड़े रहें, हमको पहाड़ा ठीक से आना चाहिए। नहीं आता है पहाड़ा तो हम भाग करके या गुणा करके कर लेंगे बेटा, ठीक है। 5005, 5005 कैसे करें, ऐसे 5 से किया डिवाइड, तो जहां क्या बचा बेटा, 5 एकन 5, 0 0, 5 एकन 5, फिर डिवाइड करेंगे। अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, तो कैसे करें बेटा, हम ठीक है, वर्जिश का नहीं बेटा, ये 1 1 2, 3 से तो नहीं होगा, पहले नहीं हो रहा था, यहां नहीं हो रहा था, तो यहां भी नहीं होगा, कोई बात नहीं। 3 से नहीं हुआ, अब 5 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लेगा। 7 एकन 7, मन में सोचेंगे, यहाँ 10 में से 7 जाएगा 3, उतारेंगे 30 हो जाएगा, 7 चौका 28, 2 30, 2 के बगल में 1 उतरेगा, 21, 7 3 21, वेरी गुड, ये तो आ गया बेटा। ये कितना हो जाएगा, 7 एकन 7, 3 बचा, 30, 7 चौका 28, 28 2 30, 7 3 21, ठीक है, 7 से हो गया। अब ये कितने से जाएगा, 7 से तो अब दिख नहीं रहा बेटा, 7 से नहीं दिख रहा है, 8 से 9 से हमको चेक नहीं करना है, 10 से नहीं चेक करना है, 11 से देखिए बेटा, 11 एकन 11, 11 3 14, 33, वेरी गुड, 11 3 33, 11 से चला गया, बहुत सुंदर हो रहा है बेटा। 11 एकन 11, 3 14 33, 11 3 33, आइए लो 13 से हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, बस इतनी सी बात है। इसमें पावर का लफड़ा भी नहीं है, हम यही सीधे सीधे उत्तर लिख देंगे बेटा। उत्तर सुंदर सुंदर लिखना है बेटा, उत्तर, ठीक है। अब 7429 कितना है, 7429, ठीक है। 7 4 11, 2 13 9 22, ये लगता है झलाएगा, क्यों, ये ना 2 से है, ना 3 से है, ना 5 से है, तो कोई बात नहीं, क्यों, कितना है, 7429, ठीक है। तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, इसका मतलब इसके गुणनखंड बनेंगे, तो कैसे करें, 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं होगा, क्यों 3 से क्यों नहीं होगा, 7 4 11 2 13 9 22, 22 3 से भाजित नहीं है, तो ये पूरा संख्या भी 3 से भाजित नहीं होगा, ठीक है। तो 3 से हो गया, 4 से नहीं करें, चेक करेंगे, 5 से नहीं चेक करेंगे, 6 से नहीं चेक करेंगे, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 एकन 7, 7 6 42, और फिर 7 नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हुआ, 8 से चेक नहीं करेंगे, 9 से चेक नहीं करेंगे, 10 से चेक नहीं करेंगे, 11 11 छक्का 66, क्या बेटा, 11 छक्का 66 और 8 74 ना, और 8 82, 11 से 77, 77 5 82, 11 से भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 13 से चेक कर लेते, 13 25 65, क्या बेटा, 13 25 65, 65 और 9 74, 92, 13 7 91, और 1 92, 19 हो जाएगा। 13 से कर रहे थे, नहीं हो रहा है, ठीक है, 13 से नहीं हुआ, तो हम 14 से नहीं चेक करेंगे, 15 से नहीं चेक करेंगे, 16 से नहीं चेक करेंगे, 17 से चेक कर लेते हैं। 17 चौको 68, कितना बेटा,
17 चौको 68, 68 और 68 और 6 74, 62, 17 तिया 51, 51 और 51 और कितना 62 बेटा, 51 और 11 62, और 11 में आगे उतारेंगे 9 तो 119, 17 7 119। वेरी गुड, ये तो 17 से हो रहा है ना, क्यों है? चेक कर लो बेटा, 17 से किया तो 17 चौको 68, 4 हो गया। 74 में से 68 से माइनस करोगे ना बेटा तो 6 बचेगा, यहाँ 62 हो जाएगा। तो 17 तिया 51, 17 चौको 68 है हमारे पास 62, तो 17 तिया 51, ठीक है। 62 में से 51 माइनस करोगे तो 11 बचेगा, 11 के बगल में 9 उतारोगे 119, 17 7 119, ठीक है। अब 17 से पहले हम नहीं चेक करेंगे, क्यों इसमें, क्योंकि यदि 17 से ये डिवीजन से पहले ये डिवीजन होगा तो ये पहले हो चुका होता, ठीक है। या तो हम इसको 17 से चेक करेंगे या 17 से आगे का चेक करेंगे, ठीक बेटा। तो 17 से चेक करें, 17 दूना 34, 34 और 9 97 हो जाएगा, नहीं होगा। 18 से चेक नहीं करेंगे, 19 से चेक करें, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 5 43 और 5 में 7 उतारेंगे 57, 19 तिया 57। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। ये हो गया 19 और ये हो गया 19 दूना 38, 5 43, 19 तिया 57। वेरी गुड, ठीक है। थोड़ा सा वर्जिश हो गई, क्यों है? तो ये कितना हो गया, 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23 है। 7 4 2 9 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें पावर तो है नहीं, तो पावर का लफड़ा भी नहीं है। वेरी गुड, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। अब क्या करें, अब क्वेश्चन नंबर 2। हो सकता है थोड़ा सा समय लग रहा हो, लेकिन समय क्या है बेटा, समय हम लोग अभी बोर्ड की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझ के कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है समय लगे। खूब प्यार से करना है, कोई आफत थोड़ी आई जा रही। जितना रुचि पैदा करोगे, जितना दिल से करोगे, उतना अच्छा रहेगा बेटा। हाँ, परिचय और समाधान, कौन सा करना है? हल दो, उत्तर दो, कुछ भी लिखो बेटा। अब हमने शुरुआत की थी हल दो से, तो हल से ही कर लेते हैं बेटा। कहता पूर्णांकों के युग्म के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब पेयर, जोड़ा है बेटा। देख लो, 26 और 91 का एक जोड़ा है, 510 और 92 का एक जोड़ा है, और 336 और 54 का एक जोड़ा है। कहता है इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, और इसकी भी जांच कर लो। कौन सा? वो था ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिस मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो कोई बात नहीं, हम 26 और 91 पहले पकड़ते हैं बेटा। 26 और 91, पहला पार्ट है 26 और 91, ठीक है। तो 26 हमने लिख लिया और 91 लिख लिया, ठीक है। देखो बेटा, हम एक बात बताएं, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ से आप पहले से अवेयर हैं, पहले से आप फेमिलियर हैं, मतलब आप इनके बारे में पहले से जानते हैं, आपने खूब किया है। लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। लेकिन यहां जो हम लोग करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अलग ट्रिक से करेंगे। चाहे तो जो आप जानते हो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आप क्लास 10th में हो, थोड़ा सा आपका स्टैंडर्ड अप हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे आपको आफ्टर 12th टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जाना है, मेडिकल में जाना है, और उसके लिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी तैयारी हो। इसलिए जो हम मेथड बताने जा रहे हैं, उस मेथड को आपको अपना लोगे तो बहुत सुंदर होगा बेटा। क्या मेथड है? मेथड ये है कि देखो, 2 और इसका जो गुणनखंड होगा 2 गुणे 13 होगा, तो इसको तो हम जो का त्यों लिखते हैं, ठीक है।
फिर जब 91 है तो 91 का गुणनखंड चेक करोगे, 13 सत्ते 91, 7 और 13 होगा। तो लिखने का तरीका आप पहले भी अपनाए हो, 13 के नीचे 13 लिखोगे और 7 यहां कहीं है नहीं तो 7 को थोड़ा हट के लिख दोगे। ठीक है। फिर पिछली कक्षाओं में हमने देखा था जो कॉमन है उसको उतार देते हैं तो HCF आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? HCF आ जाता है। और सबको उतार देते हैं, 2 को उतारा, 13 को भी उतार लिया, 7 को भी उतार लिया, तब लघुत्तम LCM आ जाता है। ठीक है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है x की घात 0 है तो क्या होता है बेटा? 1 होता है ना, इसकी वैल्यू, इसका मान 1 होता है। ठीक है। 1 लिखा है, 1 की घात 0 है तो भी इसकी घात, इसकी वैल्यू, इसका मान 1 होता है। क्या लिखा है बेटा? 1000 लिखा है, या बहुत सारा नंबर लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ लिखा है, उसकी घात यदि 0 लिखा है तो भी बेटा 1 है। तो कहने का मतलब ये कि 1 को किसी भी नंबर की घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है। 1 को किसी भी संख्या की घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है। और क्या बेटा? 1 का हम किसी चीज में मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। ये 26 मतलब 2 गुणे 13, लेकिन यदि हम गुणा 1 भी लिख देते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना बेटा। लेकिन ठीक है, 1 लिख सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 26 आएगा। और 1 के मान को हम 7 की घात 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है। बेस सेम करने के लिए, आधार बराबर करने के लिए, क्योंकि यहां आधार 7 है, भले ही घात यहां 1 है, यहां आधार 7 हो गया, घात 0 हो गया। ठीक है। एक सिमिलरिटी लाने के लिए, एक रूप में लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है। जैसे बाई चांस 91 है, ये समझाने का है बेटा। 91 का मतलब 13 गुणे 7, तो क्या हम 1 गुणे 13 गुणे 7 नहीं लिख सकते इसको? और यदि हम ऐसा लिख सकते हैं तो 1 की जगह पे हम 2 की घात 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्या बेटा? लिख सकते हैं ना। बस यही हम आपको समझाना चाहते थे कि आप ऐसी आदत डाल लो मेरा बेटा। ठीक है। यदि आप ऐसी आदत डाल लेते हो तो आगे ये जो चीज है ना, घात 0 वाला, ये कॉन्सेप्ट आगे आपको बहुत काम देगा और यहां भी हमको करने में आसान होगा। क्या निकालना है बेटा? HCF निकालना है। पहले तो HCF निकाल लो। तो HCF में क्या करते हैं? जो भी नंबर इन्वॉल्व हैं, नंबर तो बेटा सारे इन्वॉल्व करा दिए हमने। यहाँ 2 13 था, हमने 7 को भी इन्वॉल्व करा दिया। यहाँ 13 और 7 था, हमने 2 को भी इन्वॉल्व करा दिया। तो जो भी नंबर इन्वॉल्व हैं उसमें जो मिनिमम पावर है, जो न्यूनतम घात है, उसको लिखते हैं बेटा। ठीक है। 2 लिखना है, 13 लिखना है और 7 लिखना है। ठीक है। न्यूनतम घात, यहां कोई घात नहीं लिखी तो 1 मानी जाएगी। यहां घात 0 है तो 1 और 0 में न्यूनतम क्या हुआ? 0। तो यहां ये 2 की घात 0 हो जाएगा। यहां 13 की घात 1 है, यहां 13 की घात 1 है, तो न्यूनतम घात क्या हुई? न्यूनतम घात 1 हुई। 1 तो हम लिखते नहीं है तो यहां भी नहीं लिखेंगे। 7 की घात 0 है, 7 की घात 1 है, न्यूनतम क्या हुआ? 7 की घात 0 और 7 की घात 0 लिख लेंगे बेटा। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा? 2 की घात 0 का मतलब 1 गुणे 13 गुणे 7, नहीं 7 की घात 0 का मतलब 1। तो ये हो गया हमारा HCF। क्या हो गया? HCF हो गया 13। ठीक है। ऐसे जब LCM निकालेंगे, बात पकड़ने की कोशिश करना बेटा। क्या? जब हम महत्तम समापवर्तन निकालते हैं तो न्यूनतम घात लिखते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम HCF निकालेंगे बेटा, HCF, तो क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पावर लिखेंगे, अधिकतम घात लिखेंगे। 2 13 7 तो हम लिख लेंगे, 2 13 7 लिख लेंगे, लेकिन क्या करेंगे? हाईएस्ट पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ? 1 लिखते नहीं है। 13 है, 13 लिखा रहने दिया। 7 की 0 है और यहाँ 7 और 1 है, तो यहाँ 1 लिखा रहने दे। 1 लिखता नहीं है, लिखते नहीं है। ये कितना हो गया बेटा? 2 गुणे 91। ठीक है। कितना हो गया? 2 1 2, 2 9 18।
तो कह रहा था कि पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने ज्ञात कर दिया। आंसर क्या लिखोगे? आंसर की उत्तर, उत्तर लिख लो, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। यहां भी ये उत्तर हो गया। फिर कहता है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो अब ठीक है, तो कैसे करें? अब एचसीएफ किसका? 26 और 91 का, 26 और 91 का एचसीएफ, ठीक है, ये ना एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 गुणा एलसीएम, एचसीएफ 26 91 का और एलसीएम किसका बेटा? 26 91 का, बराबर कितना आ जाएगा? एचसीएफ कितना आया था? 13 और एलसीएम आया है 182, ठीक है, इक्वल टू पूरा बता दें। और जब हम देखो ये क्या बन गई? ये बेटा बन गई इक्वेशन। क्या बन गया? इक्वेशन। क्या बन गया? समीकरण। तो जब समीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं तब क्या लिख लेते हैं? तब हम या लिखते हैं या अथवा लिखते हैं। यह इसके बराबर है या यह इसके बराबर है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। या लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए बेटा। आपको, आपके पास आता बहुत है आपको, लेकिन आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो भी बात अच्छी नहीं है, ठीक है बेटा। बिकता वही है जो दिखता है, ठीक है। तो 13 दूना 26 के 6 हाथ है, 13 दूना 26 के 6 हाथ है 2, 13 की 104 और 2 106 के 6 हाथ है 10, 13 कम 13 10 23, ठीक है। तो एक इसको स्टेटमेंट एक मान लो, ठीक है। अब संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, ठीक है। थोड़ा सा भाषा को मिलाना है बेटा। गुणनफल यही होता ना, संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के एलसीएम और महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर। तो संख्याएं क्या है हमारे पास? संख्याएं 26 और 91, ठीक है। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे रफ पे तो पाएंगे कि वही आ रहा है। 91 को यदि हम 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 9 54, ठीक है, 2 एकम 2, 2 9 18, ये 6 हो गया, ये 4 2 6 हो गया, और 5 13, 1 1 2, 23 66, वेरी गुड, ठीक है, 23 66, ठीक है। ये रफ फर्क है, साइड में करेंगे, इसको यहां से हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। आप बना रहने देना, आप ना मिटाने लगना, बहुत घचर पचर मत कर देना कि काटम कुट्टा मचाए, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 हो गया। ये स्टेटमेंट या इक्वेशन कर लो, बढ़ाओगे, ये संख्याओं का गुणनफल यहां लिख लेंगे, संख्याओं का गुणनफल यहां भी लिख लेंगे, तो ये समीकरण बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? फिर लिख देंगे जो कहना चाह रहा है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। किससे बेटा? एक समीकरण तभी बनेगा बेटा जब इसको यहां लिखेंगे, ठीक है, इसको यहां लिखेंगे, ठीक है। हम समझ रहे हैं कि आपने लिख लिया है, स्पेस कम की वजह से हम यहां नहीं लिख रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि एचसीएफ किसका? 26 91 गुणे एलसीएम किसका? 26 91 इक्वल टू 26 गुणे 91, ठीक है।
ठीक है, बस यही हो गया। यही उत्तर हो गया। ठीक, तो ये पहला पार्ट हुआ। ऐसे ही हम कर लेंगे बेटा। हाँ, ये चीजें आसान है। ठीक है, क्या बेटा, आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बस सिस्टम से करना है और थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ही। क्या बेटा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा भाई। हाँ, ठीक है। हल दो, सेकंड पार्ट करना। हाँ, कौन सा युग्म है? 510 और 92। 510 और 92। ठीक है, 510 के गुणनखंड करने हैं और 92 के गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 510 और 92 है ना बेटा। 510 के पहले कर लो, 510 लास्ट में 0 है, इसका 2 से पहले कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 1 5। ठीक है, ये चीज शो नहीं करना है। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप ट्री बना करके करना चाहो ट्री बना के कर लो, कोई बात नहीं। ट्री बना के करना है तो ट्री बना के कर लो। जैसी आदत डालोगे वैसी आदत पड़ जाएगी बेटा। 2 से किया, 2 दूनी 4, 1 5, 11, 2 5 10। फिर 5 2 7, 5 से कर लेते बेटा। 5 चौको 20, 5 1 5। यही हुआ ना? नहीं, कोई गड़बड़ हो रहा है क्या? 2 दूनी 4, 1 5, 2 5 10 आएगा ना बेटा। ठीक है, फिर 1 बचा, 10 हो जाएगा। 2 5 10, 2 5 10, 2 5 10 11, 2 4 1 5। ठीक है, अब 5 से करोगे तो 5 25, 5 1 5। क्यों? अरे छोटे छोटे नंबर करते हैं ना बेटा। और यहाँ 5 1 6, 3 से डिविजिबल है तो 2 के बाद हमको 3 से करना चाहिए था ना। 3 से कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 24, 1 25, 15, 3 25 15। अब 5 से कर लो। ठीक है, आदत अच्छी डालो। ठीक है, एक बार 17 से भी कर लो। तो ये कितना हो गया बेटा? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। 7 नहीं 17 है। कितना बेटा? 17। ठीक है, और क्या है बेटा? 510 हो गया। 92। 92 में कितना आएगा? 92 2 से कर लेते हैं ना। 2 चौको 8, 1 9, 12, 2 छाक 12। फिर 2 से करते हैं 23। फिर 23 से कर लो। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 23, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9। तो 92 में क्या आया? 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखो बेटा, देखो अब ये 2 गुणे 2 है ना। 2 बार है तो हम 2 बार नहीं लिख करके 2 की घात 2 लिख देंगे। 23 अलग हटा करके लिख देंगे। ठीक है, बाकी चीजों को फिल कर देंगे। ठीक है, फाल्स चीजें। देखो ये बड़ी मौज का विषय है भैया। गणित जो है बहुत मौज की बात है, बहुत मौज करने को मिलता है इसमें। ना है तब भी लिख दो। 23 यहाँ है नहीं लेकिन हम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 23 लिख दिया। ठीक है, लेकिन क्या है? 23 की घात 0 लिखेंगे। ठीक है, 23 की घात 0 1 होता है और 1 का हम इसमें मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, यहाँ 3 नहीं है तो 3 लिख देंगे। 3 की घात 0, ये 5 की घात 0 और ये 17 की घात 0। बस अब क्या उतारोगे? पहले एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ में मिनिमम पावर लेते हैं। क्या लेते हैं? कम से कम घात, न्यूनतम घात। 2 की घात 1 है, 2 की घात 2 है तो न्यूनतम घात होगी 2 की घात 1। 1 लिखी नहीं गई तो हम भी नहीं लिखेंगे। 3 की घात 1 है, 3 की घात 0 है तो 0 लिखना जरूरी है तो यहां लिखा है हम भी लिख देंगे। न्यूनतम घात यहाँ 5 है, 5 की घात 0 भी है तो 5 की घात 0 लिख लेंगे। 17 है, 17 की घात 0 भी है और 23 है, 23 की घात 0 है तो 0 वाला लिखेंगे। न्यूनतम लिखना है बेटा।
तो ये कितना हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा, ठीक है, 2, ये तो केवल 2 कॉमन है बेटा, कोई बात नहीं। 2 चौको 8, 1 9, और अच्छा यहाँ कम है, यहाँ एक ही बार है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एचसीएफ हमारा 2 हो गया, 2 गुणे 1, 2 3 की घात 0 क्या होता है 1, 5 की घात 0 क्या होता है 1, 17 की घात 0 क्या होता है 1, 23 की घात 0 क्या होता है 1। तो ये कितना हो गया 2, ठीक है। बड़े प्यार से यहाँ लिख दो उत्तर। एचसीएफ क्या हो गया 2। फिर एलसीएम की जब बात आएगी तब, ठीक है, एलसीएम की बात आएगी तो लिखेंगे सब, क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है, सब लिखेंगे और हाईएस्ट पावर लिखेंगे, अधिकतम घात लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अधिकतम घात, अधिकतम घात, ठीक है। 2 है, 2 की घात 2 है, तो यहाँ 2 की घात 2 लिख लेंगे। 3 की घात 1 है, 3 की घात 0 है, तो 3 की घात 1 लिखा नहीं जाता, नहीं लिखेंगे। 5 की घात 1 है, 5 की घात 0 है, 0 है और 1 है, तो अधिकतम क्या हुआ 1, 1 लिखा नहीं जाता, हम भी नहीं लिखेंगे। 17 की घात 1 अधिकतम है, नहीं लिखा जाएगा, हम भी नहीं लिखेंगे। 23 की घात 1 और 0 में अधिकतम 1 है, 1 लिखा नहीं गया, हम भी नहीं लिखेंगे। बस यही होगा बेटा एलसीएम, ठीक है। 2 दूनी 4 तिया, 2 दूनी 4 तिया 12, 5 60, इतना तो बेटा 60 आ गया, इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये सब रफ वर्क है, ये रफ वर्क नहीं था, लेकिन जो मल्टीप्लाई है आप, ये रफ वर्क है, लेकिन रफ वर्क को काटना नहीं है बेटा, ठीक है। 60 कितना बेटा, 17 और 23 को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 और 23 को, ठीक है। 3 2 7 21 के 1 हाथ है 2, 3 1 3 2 5, फिर 2 7 14 के 4 हाथ है 1, 2 1 2 1 3, 1 5 4 9 3, 391 है ना बेटा, ठीक है। 17 51 के 1 हाथ है 5, 17 दूना 34, 5 39, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे ना, 60 इंटू 391, एक बार 6 से भी कर लो, 0 6 1 6, 6 9 54 के 4 हाथ है 5, 6 3 18 5 23, ठीक है। एक आंसर आपका ये हो गया, वेरी गुड, ठीक है। कहता है जांच करो, क्यों, अब देखो भैया, अब जांच करना बाकी है, क्यों, क्या कह रहा है कि जांच करो, तो चलो लिख देते हैं जांच, जांच, ठीक है। कैसे करें, स्टेटमेंट बना के लिखना कि अलग अलग करें, जैसे पहले किया था वैसे ही कर लेते हैं। क्या लिखें, HCF ऑफ किसका बेटा 510, HCF किसका 510 और 92 का, गुणे LCM किसका 510 गुणे 92 का, ठीक है। फिर क्या आएगा बेटा, कितना हो जाएगा, ये कितना था 2 था ना बेटा, 2 गुणे 23 460, ठीक है। अथवा देखो आलस नहीं करना है बेटा, लिखने में लिखना जरूर है, अथवा HCF ऑफ 510 and 92, 510 और 92 का HCF गुणा LCM किसका 510 और 92 का, बराबर 2 0 0 2 6 12 के 2 हाथ 1, 2 चौको 8 1 9
2 3 6, 2 दूनी 4। बस इसको स्टेटमेंट 1 डाल दो या इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और ठीक है, ये यहाँ के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है बेटा। ठीक है, गड़बड़ ना करना बेटा। ठीक है, और 510 गुणे 92 बराबर कितना हो जाएगा, रफ पे कर लेते हैं बेटा। 510 गुणे 92, तो चलो जीरो से भी कर दो। 2 जीरो 0, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, फिर 9 से 9 जीरो 0, 9 1 9, 9 5 45। तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 2 9 6 और 4, 4 6 9 2 0। वेरी गुड, ये हो गया स्टेटमेंट 2। तो समीकरण 1 और 2 से सत्य पाया गया। गुणनफल बराबर इतना और इतना है ना, तो समीकरण 1 एवं 2 से सत्य पाया गया। सत्य पाया गया, क्या सत्य पाया गया, यही कि क्या लिखा बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखे हम, 510 और 92 का गुणनफल बराबर कितना बेटा, क्या लिखा है, HCF और नहीं क्या लिखा है, या बराबर HCF। ठीक है, हम संख्या डाल देते हैं, 510 92 गुणे LCM 510 92। देखो इस तरीके से यदि आप प्रेजेंट करते हो तो दावा है बेटा। ठीक है, दावा है क्या, कि आपको यदि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसकी मजबूरी है 3.5 आपको नहीं दे सकता है, लेकिन 3 आपको जरूर देगा। ठीक है, यही और आगे जो क्वेश्चन में यदि कहीं कुछ आपसे कुछ गड़बड़ भी हो गया है तो थोड़ा सा आपके प्रति उसकी भावनाएं अच्छी होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज आप कह रहे हो, जो चीज आपको पता है, उसको ठीक से आपको व्यक्त करना भी आना चाहिए। यदि आपने ठीक से व्यक्त किया है, आपने ठीक से लिखा है, फिर अभी क्या होगा, कुछ दिन बाद हम आपको अभ्यास कराएंगे कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे आप व्यक्त करो। ठीक है, तो अभी तो आपके पास समय है। ठीक है, अभी आप खूब रुचिपूर्वक ठीक से करो। ठीक है, ये हो गया 26 91 510 और 92 भी हो गया। अब 336 और कितना बेटा, 336 और 54, थर्ड पार्ट 336 और 54। तीन सौ छत्तीस और 54 है बेटा। ठीक है, अब 336 के गुणनखंड कर लो यार, 336 बराबर और 54 बराबर। ठीक है, 336 के खंड करो, 336 है तो 2 से करोगे ना, तो 2 1 2, 1 बचा 13, 2 6 12, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 8 16, 2 चौको 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 2, फिर 3 से हो जाएगा 3 7 21, फिर 7 से एक बार कर लो। ठीक है, 7 1 7, तो ये कितना हो गया, 2 की घात कितना होगा, 1 2 3 4, 2 की घात 4, कितना बेटा, 2 की घात 4, और क्या हो गया, 3 की घात 1, 1 हम लिखेंगे नहीं, और 7 54 54 तो हम जानते हैं बेटा, हैं क्या जानते हो, 54 के गुणनखंड जानते हो, वेरी गुड। कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3
9 27, फिर 3 त्रिक्का 9, फिर 3 एकन 3, तो यह 2 के नीचे 2 लिख लेंगे और गुणे कितना बेटा 1 2 3, 3 की घात 3। और जैसा कि हमने आदत डाला था, यहाँ 7 नहीं है, लेकिन हम 7 को यहाँ इन्वॉल्व कर देंगे और 7 की घात 0 लिख देंगे। तो क्या निकालोगे पहले क्या HCF ना, तो HCF निकाल लेंगे बेटा। HCF कितना हो जाएगा, न्यूनतम घात लिखते हैं, जो भी संख्या इसमें शामिल है उन सभी संख्याओं को उतारेंगे, उस पर जब घात चढ़ाने की बात आएगी तो जो न्यूनतम घात होगी, ठीक है, वो घात चढ़ाएंगे बेटा। तो यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 यानी 2 ही रहेगा। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 1 यानी यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ 7 की घात 1 है, यहाँ 7 की घात 0 है, तो यहाँ 7 की घात 0 लिखा लेंगे। तो बेटा कितना आ गया, 6 आ गया। ये हो गया 6 गुणे 1, 6 आ गया है? तो ये आंसर हो गया बेटा, महत्तम आ गया आपका। आंसर नहीं लिखोगे, उत्तर लिखोगे। वेरी गुड, ठीक है। आप फिर क्या लिखें, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा, सबको लिख लो। पहले 2 लिखा, 3 लिखा, 7 लिखा, फिर हाईएस्ट पावर 4 है, 1 है, तो हाईएस्ट में 4 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। 1 लिखते नहीं हम। कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ये 16 हो गया ना बेटा, ये 27 हो गया गुणे 7। फिर 16 सत्ते 112 ना, 7 6 42 के 2 हाथ है 4, 7 7 4 11, 16 सत्ते 112 के 2 हाथ है 11, 16 दूना 32, 10 42, 1 43 है। चलो मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 27 इंटू 16, 6 सत्ते 42 के 2 हाथ है 4, 6 दूनी 12 4 16, ये होगा ना बेटा। 6 सत्ते 42, 2 हाथ है 4, 6 दूनी 12 4 16, फिर 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 2 6 7 13, 2 1 3 1 4, ठीक है। 16 सत्ते 112 के 2 हाथ है 11, 16 दूना 32, 10 42, 1 43। वेरी गुड, कितना हो गया, 432 गुणे 7, तो ये हो गया 7 दूनी 14, ठीक है। हाथ है 1, 7 की 21, 1 22 के 2 हाथ है 2, 7 चौका 28, तो 30, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4 हाथ है 1, 7 की 21, 1 22 के 2 हाथ है 2, 7 चौका 28, तो 30। तो एक उत्तर आपका ये हो गया। अब जांच कर लो भाई, जांच कमेटी बिठा दो, क्या कि ये कथन सत्य है कि नहीं। कौन सा, 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम गुणे महत्तम समापवर्तक। जांच, ठीक है। एचसीएफ किसका बेटा, 336 और 54 का, गुणे एलसीएम किसका, वही 336 और 54 का, बराबर कितना आ जाएगा। उसको रफ कर देते हैं, क्यों बेटा। कितना आ जाएगा, क्या क्या आया था, 6 आया था, 6 गुणे 30 24, या इसको लिखेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो या लिखोगे ना बेटा, या एचसीएफ किसका, 336 54 का, गुणे एलसीएम किसका बेटा, 336 54 का, बराबर 6 से गुणा कर लो, 6 चौका 24 के 4, ठीक है। हाथ है 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, 6 3 18, यही है ना बेटा। 6 चौक 24 के 4, हाथ है 2, 6 दूनी 12, 2 14, पूरा पूरा लिख लेंगे, फिर 6 3 18, क्यों यहाँ 0 है, ठीक है। ये आ गया बेटा।
है। और क्या लिखे, 336 गुणे 54 बराबर, अब 336 गुणे 54 बराबर आएगा तो बेटा यही, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है हमको कहीं HCF एलसीएम निकालने में दिक्कत तो नहीं हुई है। तो कहाँ करें, यहाँ चेक करें, कहाँ करें, 336 गुणे 54, ठीक है। 4 6 24 के 4 हाथा 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हाथा 1, 4 3 12, 1 13, ठीक बेटा। 4 6 24, 4 6 24 के 4 हाथ है 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हाथ है 14 के 4 हाथ है 1, 4 3 12, 1 13, ठीक है। फिर 5 से कर लो, 5 6 30 के 0 हाथ है 3, 5 से 15 3 18 के 8 हाथ है 1, 5 से 15 1 16। फिर सम कर लो, 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 और 1। वेरी गुड यार, बहुत सुंदर बेटा। 181 44 ही आया। सम करोगे ना, यहाँ सम करोगे तो यही आएगा 181 44। तो क्या लिखें, जांच में सत्य पाया गया। क्या, जांच में, जांच में क्या लिखे, यही लिखे दो ना, जांच में सत्य पाया गया। ठीक है, या एक लाइन और लिख लेना, एक है ये 2 है, उपरोक्त 1 और 2 से, उपरोक्त 1 और 2 से जांच में सत्य पाया गया या सत्य पाया गया। फिर जांच तो यही है बेटा, है ना, सीधे सीधे लिखो। समीकरण 1 और 2 से क्या लिखें, आखिरी था ना बेटा ये, थर्ड, 3 ही पार्ट है ना, ठीक है। क्या लिखें, क्या लिखें, उपरोक्त 1 और 2 से सत्य पाया गया, 2 से सत्य पाया गया। क्या सत्य पाया गया कि 336 गुणे 54 बराबर HCF ऑफ 336 और 54 गुणे LCM किसका बेटा, 336 और 54, बस, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है, 3 करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करना है, प्रश्न संख्या 3 का समाधान करना है। क्या करना है, समाधान। वेरी गुड, आप समाधान करने की स्थिति में आ गए। प्रश्न है और प्रश्न का समाधान, कितनी अच्छी बात है। क्यों, समाधान कर रहे हैं आप, सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ठीक है, तो आप की स्थिति उच्च हो गई। ठीक है, क्या कर रहा है कि अभाज्य गुणन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। तो क्या है पहला पार्ट, पहला पार्ट क्या है, कौन कौन सी संख्या है, 12 15 और 21। 12 15 और 21, तो छोटे छोटे कंटेंट ले, ये 2 की पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा, ये 3 इंटू 5 आ जाएगा, ये 3 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, पावर मतलब संख्याओं को फिर करना है तो 2 की घात 0 यहां हम डाल देते हैं बेटा। ठीक है, और यहाँ भी 2 की घात 0 डाल देते हैं, यहाँ 5 है, 5 की घात 0 डाल देते हैं, और ये 7 आगे बढ़ा देते हैं। क्या यही होगा ना बेटा, 4 3 12, फिर 3 5 15, फिर 3 7 21। ठीक है, 2 इसमें था नहीं तो हमने 2 जबरदस्ती डाल दिया। ठीक है, क्यों, हम सारे नंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई चीज नहीं है
तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम किसी नंबर्स में 1 से गुणा करते हैं तो नंबर का परिणाम पे फर्क नहीं पड़ता। 1 क्या है, 2 की घात 0 1 होता है, 5 की घात 0 1 होता है, 7 की घात 0 भी 1 होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया बेटा, एचसीएफ कराना, एचसीएफ क्या हो जाएगा, मिनिमम पावर 2 3 5 7 लिख लिया। मिनिमम पावर 0 है, यहाँ भी मिनिमम पावर 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ मिनिमम पावर 0 है। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ तो बेटा 1 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 1, एचसीएफ 3 आ गया बेटा केवल। कितना आ गया, 3। वेरी गुड, ये आपका आंसर हो गया। क्यों, आंसर से कोई परहेज नहीं ना बेटा, आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है। उत्तर हो गया ये एचसीएफ। और फिर एलसीएम निकालना हो किसका बेटा, 12 का नहीं, ऐसे एलसीएम डायरेक्ट लिखेंगे ना, हम तो क्रमखंड कर चुके हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 उतारेंगे, 3 उतारेंगे, 5 उतारेंगे, 7 उतारेंगे और हाईएस्ट पावर चढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पे 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, कोई बात नहीं लिखेंगे नहीं। 5 पे हाईएस्ट पावर 1 है, लिखेंगे नहीं। 7 पे हाईएस्ट पावर है ही नहीं, 0 ही है। क्यों नहीं है तो ना, यहाँ क्यों लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। क्यों, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं क्या बेटा, क्यों, ठीक गड़बड़ कर रहे हैं ना हम। 5 की घात 0 यहाँ होगा और यहाँ 7 की घात 0 होगा, यहाँ भी 7 की घात 0 होगा, ठीक है। तब तो कोटा पूरा हुआ। हमको क्या करना था, सारे नंबर्स को इन्वॉल्व करना था, इसलिए हमने ऐसा बना दिया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा। तो क्या करें, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 5 60 गुणे 7 तो 6 7 42 420 आ जाएगा, ठीक है। 420 में 12 से भी डिवाइड कर सकते हो, 12 दूना 24, 12 3 36, 6 42, 12 5 60, ठीक है। 15 20 से भी कर सकते हो और 21 से भी कर सकते हो। तो ये का आंसर आपका ये आ गया बेटा, वेरी गुड, ठीक है। सेकंड पार्ट है क्या, सेकंड पार्ट है 17 23 और 29। अब देखो, अब जो 17 23 और 29 है, अब इसमें एचसीएफ तो कुछ है ही नहीं बेटा, क्यों, ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। और 1 की हमने आदत डाला नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 17, यहां लिख लिया 23, नहीं अब 23 थोड़ा सा हट के लिखेंगे ना बेटा, 23 लिख लेंगे और यहाँ थोड़ा हट करके 29 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको पूरा करना है, तो 17 यहाँ नहीं है, तो यहाँ हम 17 के नीचे 17 लिख लेंगे कि घात 0 लिखा देंगे, ठीक है। यहाँ 23 है और 23 ऊपर नहीं है, तो हम ऊपर लिख लेंगे 23 को, 23 की घात 0 लिख लेंगे। यहाँ 29 नहीं है, यहाँ सॉरी क्या, यहाँ 17 नहीं है, तो यहाँ 17 की घात 0 लिख लेंगे। यहाँ 23 नहीं है, तो हम 23 की घात 0 लिख लेंगे। यहाँ 29 है, यहाँ 29 नहीं है, तो हम 29 की घात 0 लिख लेंगे। यहाँ भी 29 की घात 0 लिख लेंगे। अब बताओ, यहाँ एचसीएफ दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, क्यों, एचसीएफ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो। उभय क्या, यहाँ तीनों में हो, ठीक है। उभय का सेंस 2 से आता है, यहाँ सब में हो, ठीक है। तो क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा बेटा, 17 यहां भी है, 17 यहां भी, 17 यहां भी, लेकिन मिनिमम पावर लेना है। तो मिनिमम पावर में 17 की घात 0 है, यहाँ 23 यहां भी, 23 यहां भी, यहां भी, तो 23 तो हम लेंगे, लेकिन न्यूनतम घात लेंगे, ठीक है। तो 23 घात 0। ऐसे ही यहाँ 29 तो लेंगे, लेकिन 29 की घात न्यूनतम लेंगे। ये कितना हो गया बेटा, 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1। ये आंसर हो गया। क्यों, क्या हो गया, उत्तर हो गया। क्यों, क्या हो गया, उत्तर, ठीक है। एलसीएम की बात कर लो बेटा, है 17 उतार लेंगे, 23 उतार लेंगे और 29 उतार लेंगे, ठीक है। हाईएस्ट पावर लेंगे, हाईएस्ट यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो हाईएस्ट क्या हुआ 1, और 1 लिखा नहीं जाता,
यहाँ शून्य है, यहाँ एक है, यहाँ शून्य है, तो हाईएस्ट एक हुआ, एक लिखा नहीं जाता। यहाँ शून्य है, यहाँ शून्य, यहाँ एक है, तो हाईएस्ट एक हुआ, एक लिखा नहीं जाता। बस यही आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, क्यों? कर लें। 29 गुणे 23, 3 9 27, क्यों? 3 9 27 के साथ हाथ है 2, 3 दूनी 6 2 8, 3 9 27 के साथ हाथ है 2, 3 दूनी 6 2 8, 2 9 18, 8 हाथ है 1, 2 9 4 1 5, 7 8 8 16, 5 1 6, कितना आ गया बेटा? 6 6 7, ये कितना आ गया? किससे मल्टीप्लाई किया? 29 और 23, ये ना 6 6 7। ठीक है, अब 17 से एक बार और कर लो। ठीक है, 7 7 49 के 9 हाथ है 4, ठीक है, 7 6 42, 4 46 के 6 हाथ है 4, 7 6 42 और 4 46, 1 7 7, 1 छक्का 6, 1 छक्का 6, 9 6 7 13 की 3 हाथ है 1, 6 6 12 13, 4 6 10 1 11, कितना आ गया बेटा? 11 3 3 9। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक, अब बाई चांस आपको चेक करना हो कि हमने सही किया कि गलत, तो क्या करेंगे? 12 और 15, ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, एलसीएम आपका ये आ गया। ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, हल समाप्त हुआ, क्वेश्चन नहीं फिनिश हुआ, हल खत्म हो गया, हल आ गया। फर्स्ट सेकंड हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या है? क्या थर्ड पार्ट क्या है इसका? 8 9 5, 3 था ना बेटा, 3 चला ना? का थर्ड पार्ट कितना बेटा? 8 9 5, 8 9 5, 2 की पावर 3 हो जाएगा बेटा, ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये 5 की पावर 1। ठीक है क्यों? अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, और यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 0, यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 0, और यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 0, यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 0, यहाँ 3 की पावर 0, यहाँ ये हो गया। ठीक है, अब उतार ले बेटा, HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो मिनिमम पावर लिखते हैं, 2 3 5 इन्वॉल्व है इसमें। क्या क्या इन्वॉल्व है? कौन कौन सी संख्या है? 2 3 और 5, इनको लिख लिया। अब न्यूनतम घात लिख लेंगे बेटा, 2 की घात 0, 3 की घात 0 और 5 की घात 0। देखो कितना बढ़िया आ गया है, 1 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1, ये उत्तर हो गया। ठीक है, ये किसका उत्तर हो गया? 8 9 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 की घात 3, नहीं पहले 2 लिख लो, 3 लिख लो, 5 लिख लो। ठीक है, 2 की घात 3 हाईएस्ट है, तो 2 की घात 3 लिख लिया, 3 की घात 2 हाईएस्ट है, ये लिख लिया, और 5 की घात 1, तो कितना हो जाएगा? 8 गुणे 9 गुणे 5, तो 5 8 40 गुणे 9, तो कितना हो गया? 360। ठीक है, ये हो गया बेटा, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब 4 करते हैं। अब आगे आपको समय नहीं लगेगा, ये कैलकुलेशन पार्ट था इसमें थोड़ा सा समय लग रहा था, आगे कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है,
उसमें समय नहीं लगेगा। कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 4 का आंसर हल 4। ठीक है, कहता है कि HCF दिया है इतना, एलसीएम पता करना है, तो पता कर लेंगे। फार्मूला क्या है? सीधे सीधे फार्मूला लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। वेरी गुड। परीक्षक भी खुश हो जाएगा, एग्जामिनर क्या कहेगा? वाह, ये जानता है बेटा। है हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? HCF ऑफ 306 और किसका बेटा? 657 गुणे एलसीएम किसका बेटा? 306 और 657 का बराबर 306 गुणे 657। बस ये हम जानते हैं। क्यों? HCF और LCM का मल्टीप्लाई उन दोनों के संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब HCF दे रखा है बेटा, दिया है। कहां दिया? ये 9 दिया है। इसकी जगह पे हम 9 लिख लेते हैं। 9 इंटू LCM किसका बेटा? 306 657 बराबर 306 गुणे 657। यही है ना? 306 और 657। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन बन गई। क्या बन गया? समीकरण बन गया। और समीकरण में हम क्या करते हैं? जब समीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो या लिखते हैं। क्या? या अथवा लिखते हैं। तो हम लिख लेते हैं या की आदत डाल लेते हैं। या एलसीएम किसका? 306 657 का बराबर 306 क्यों हटाना ही पड़ेगा इसको। 306 इंटू 657 बटे 9 यहां से उठाया यहां डिवाइड में आ जाएगा। 9 से डिवाइड कर लो, कौन सा कटेगा? 6 5 11 7 18 18 9 से कट रहा है तो ये भी कट जाएगा। तो कैसे करें? 9 1 9 9 7 63 कितना बेटा? 9 7 63 2 बचा 27 9 3 27। ठीक है, अब रफ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये रफ वर्क है। 306 और 73। ठीक है, 3 6 18 3 चौका 9। ठीक है, और 7 6 42 7 1 21 8 2 3 9 4 13 1 1 2 2 22 338। वेरी गुड। कितना आ गया बेटा? 22,338। ठीक है, बस यही उत्तर हो गया हमारा। यही निकालना था। ठीक है, ठीक से लिखेंगे बेटा। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4 का हल हो गया। समाधान हो गया। समस्या का समाधान हो गया बेटा। किस समस्या का? समस्या कौन सी समस्या? समस्या 4 का। समस्या 4 का समाधान हो गया। प्रश्न 4 का हल आ गया। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न 5। प्रश्न संख्या 5। अब देखो, हमने बताया था शुरू में कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन जो प्रश्न संख्या 4 है वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप सभी लोग अच्छे हो बेटा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये प्रश्न संख्या जो 5 है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है और आपके प्रश्न में आएगा। कब बैठोगे आप? 2025-26 में आप बैठोगे, आपके प्रश्न में जरूर आएगा बेटा, प्रश्न पत्र में।
ठीक है, क्या कहता है कि जांच कीजिए, 5 कर ना, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त हो सकता है। अब थोड़ा सा इस प्रश्न का एहसास करते हैं। क्या अपना कहता है कि 6 की पावर n, जहां n क्या है, 6 की घात n, n क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, n कोई भी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब n की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अप टू प्लस इनफिनाइट। ठीक है, कहता है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए n की जगह पे 6 की घात यदि हम 1 चढ़ाते हैं, या 6 की घात 2 चढ़ा दें, या 6 की घात 3 चढ़ा दें, या 6 की घात 100 चढ़ा दें, क्या किसी भी संख्या के लिए, किसी n प्राकृतिक संख्याओं में से कोई भी एक संख्या चुन लें, तो क्या ये अंत में शून्य आ सकता है? क्या बेटा लिखा है कि अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है क्या, 6 पावर n। तो चलो थोड़ा सा फील करते हैं। यदि हम 6 पावर 1 लेते हैं तो क्या आता है बेटा 6 पावर 2 लेते हैं तो आ जाता है 6 गुणे 6 यानी 36। 6 की पावर 3 लेते हैं तो आ जाता है 6 गुणे 6 गुणे 6 यानी आ जाएगा 6 36 और 36 अठारह 3 21। फिर 6 की पावर 4 ले लो तो इसमें 6 से एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 36 की 6 आता है 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, कुछ इस तरीके से बढ़ता जाएगा बेटा। तो अंत में क्या बेटा, अंत में शून्य नहीं आ रहा है। अरे बहुत लोग सोचते होंगे कि 6 की घात 10 चढ़ा दे तो अंत में शून्य आ जाएगा। अरे ना बाबा ना, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये हम आपको बता रहे। देखो 6 की घात 9, 6 की घात 9 में ये 6 क्या है, भाज्य संख्या है। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 3, ठीक है, की घात n। ऐसा हम 6 को लिख सकते हैं। अब देखो एक चीज आपको बताएं, अंत में शून्य कब आता है, कहां आता है, 10 में आता है, 20 में आता है, 30 में आता है, 1080 में आता है, ठीक है, ये आता है किसी। अब देखो सबको चेक कर लो, ठीक है, अंत में शून्य आने के लिए, अंत में शून्य आने के लिए उनके जो गुणनखंड हैं उसमें 2 का होना और 5 का होना, दोनों का होना आवश्यक है। चेक कर लो, कोई भी नंबर चेक कर लो बेटा, तुम कोई भी नंबर चेक कर लो, सब में 2 और 5 जरूर इन्वॉल्व है। 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5, 3 भले ही आ गया लेकिन 5 और 2 जरूर आएगा। तो यही है बेटा, यहां 5 नहीं है, ठीक है, यहां 5 नहीं है। जो अभाज्य खंड है उसमें अभाज्य खंड में 2 है और 3 है, 5 नहीं है, इसलिए इसका अंत 0 नहीं आएगा। बस इसी चीज को लिख देना है बेटा। कोई भी नंबर चेक कर लो, कोई भी नंबर चेक कर लो, कोई भी नंबर चेक कर लो, इसमें तो 5 आएगा ही, इसमें भी 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा। कोई भी नंबर आप 0 लगा करके आगे देख लो, 5 से डिवाइड करके देख लो, 5 से डिवाइड होगा ही होगा। 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसके गुणनखंड में जो अभाज्य संख्याओं में से एक संख्या 5 का होना जरूरी है। ये हाँ है नहीं, तो क्या लिख दे, यही लिख देते हैं बेटा। क्या लिखें, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि 6 की घात n में n किसी भी चल क्या है यहां में किसी भी प्राकृतिक संख्या n चल गए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी भी
प्राकृतिक संख्या n के लिए अभाज्य खंड में केवल 2 और 3 शामिल हैं। जबकि अंतिम अंक क्या लिखा है यहाँ, सिवा अंक 0 पर समाप्त होगा। जबकि अंतिम अंक जबकि किसी भी संख्या में अंतिम अंक लाने के लिए जबकि किसी भी संख्या में अंतिम अंक 0 लाने के लिए अभाज्य खंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक है। ठीक है, 3 आवे चलेगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 में 2 गुणा 3 गुणा 5 होता है और लास्ट में 0 आ जाता है, लेकिन 5 का होना आवश्यक है। 0 लाने के लिए अभाज्य खंडों में 2 और 5 का होना आवश्यक है। अतः 6 की घात n में कभी भी क्या लिखा बेटा, 0, अतः 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इतनी सी बात है बेटा, समाप्त होगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बेटा, बस इतनी सी बात है केवल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, यही आंसर हो गया, यही उत्तर हो गया। अब 6वां क्वेश्चन हमने क्या बताया, इस एक्सरसाइज का हर प्रश्न महत्वपूर्ण है बेटा। यदि आप कितना मार्क्स का होता है 70, ठीक है। जो देखो, ये सेशन हम कर रहे हैं यूपी बोर्ड वालों के लिए, और ये सेशन हम कर रहे हैं सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं। हम ये सेशन कर रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। तो यूपी बोर्ड में क्या होता है बेटा, 70 मार्क्स का शायद आता है, ठीक है, और सीबीएसई बोर्ड में 80 मार्क्स का पेपर आता है। तो 70 में 70 लाना है, 80 में 80 लाना है। ठीक है, 70 में 70 यहां से आप ले आओगे, 30 में 30 स्कूल वाले दे देंगे, तो 100 में 100 हो गया। या 80 में आप 80 यहां से ले आए, 20 में 20 स्कूल वाले दे दिए, तो 100 में 100 हो गया। तो 100 में 100 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करना है हमको। ठीक है, यदि 100 में 100 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करना है तो मेहनत से हमको नहीं बचना है और हमको ज्यादा से ज्यादा समय देना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 6 भी इसी तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों में से, तो 6 भी इंपॉर्टेंट है। तो हल क्या लिखें, 6। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यदि हम क्या बेटा किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर के रूप में लिख सकें, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या होता है, थ्योरम क्या थी, प्रमेय क्या थी, किसी भी भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका उल्टा देखो, यदि हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में किसी भी संख्या को व्यक्त कर सकें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या भाज्य हो जाएगी। बस इतनी सी बात है। पहला पार्ट क्या है, 7, 11, 13 प्लस 13 दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है बेटा, क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, अब हमारा उद्देश्य क्या है कि इसको क्या क्या उद्देश्य है कि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर पाए हैं। तो अब देखो, ये धन है, धन से पहले एक टर्म हो गया, एक पद हो गया, इस प्लस के बाद एक पद हो गया, और दोनों में 13 है, तो हम 13 को कॉमन ले ले बेटा, 13 को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ बचा 7 गुणे 11, 13 एकम 13, गुणन फल के रूप में हम कॉमन लेते हैं, तो 13 एकम 13, तो यहाँ एक बचा बेटा, ये कितना हो जाएगा, 13 गुणे कितना करें, 11 से 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा, 13 गुणे 78। ठीक है, ये तो और खंड हो रहे हैं बेटा इसके, 78 को यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 9 18, ठीक है, 3 एकम 3 3 13। ठीक है, तो पहले हम 78 वाले लिख लेते हैं। 78 में क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 13 और 1 13 ये। ठीक है, अगले स्टेप में हम लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13 की घात 2। चूंकि उपरोक्त, क्या लिखें, चूंकि उपरोक्त का परिणाम, उपरोक्त का परिणाम, उपरोक्त का रिजल्ट, उपरोक्त का सॉल्यूशन, उपरोक्त का सिंप्लीफिकेशन क्या है, अभाज्य गुणन खंडों के रूप में, गुणन खंडों के रूप में। इसलिए उपरोक्त एक भाज्य संख्या है, यही पता करना था ना, व्याख्या करो कि ये क्यों भाज्य है। उपरोक्त एक भाज्य संख्या है। बस ये हो गया, व्याख्या हो गई बेटा, है? एक तो ये हो गया बेटा, एक पार्ट इसका और है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्या है बेटा अगला पार्ट, ये है 7 6 5 4 3 2 1। वाह कहता है कि व्याख्या करो कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, और क्या दिया है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और आगे नहीं ले गया वो, प्लस 5। ठीक है, फिर वही बात, क्या 5, देखो इस धन से पहले एक पद हो गया पूरा, और धन के बाद एक पद हो गया, और दोनों पदों में 5 कामन है, 5 कामन ले लिया, बचा क्या यहाँ 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 एकन 5, यहाँ 1 बचा, तो ये कितना हो गया बेटा 5 गुणे, ये कितना हो जाएगा 7 6 42 गुणे 4 3 12 दूना 24 धन 1। क्यों मजा आ रहा है ना बेटा, क्यों मजा आना चाहिए। ठीक है,
परेशान ना होना, ऊबना नहीं बेटा, मुस्कुराते रहो। ठीक है, ठीक है। तो 24 दूना 48 के 8, 24 दूना 48 के 8, हाथ है 4, 24 चौको 96, 4 100, 100 हो गया ना बेटा। ठीक है, प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, ये भी नहीं कटेगा किसी नंबर से। ठीक है, ये हमारे ख्याल से अभाज्य संख्या ही है। तो क्या लिखें, चूंकि, बेटा चूंकि उपरोक्त को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सका है, अतः या इसलिए उपरोक्त एक भाज्य संख्या है। वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 इस सत्र का, क्यों बेटा खुश हो रहा ना, इस सत्र का अंतिम प्रश्न है, और इंपॉर्टेंट भी है बेटा। ठीक है, क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा, कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इसका मतलब ये हुआ कि खेल का मैदान भी वृत्ताकार आकार में है। ठीक है, ये मान लो खेल का मैदान है। ठीक है, और यह सिचुएशन मान लो ऐसे है ना। ठीक है, ये बाहर बना दें हम, मैदान छोटा अलग हो गया है। ये खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, आप समझ लो बेटा, ये सर्कुलर है, बिल्कुल वृत्ताकार, वृत्त है। ठीक है, ठीक है, केंद्र की जरूरत नहीं है। कहता है कि एक ही क्या बेटा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। अब देखो, मान लेते हैं ये पाथ है। ठीक है, ये पाथ है, ये क्या है, वृत्ताकार पाथ है। अब यहां से सोनिया चली। ठीक है, किस डायरेक्शन में चली है, सोनिया मान लो इस डायरेक्शन में चली है। ठीक है, कौन चला है, सोनिया चली है। कौन चला है, सोनिया। ठीक है, और इसको सोनिया को यहां मान लो एक बिंदु पी है, पी से चल करके फिर वापस पी तक आने में 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं बेटा, 18 मिनट। और रवि है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि मान लो यहीं से चलता है, इसी लाइन से, इस लाइन पर एक पॉइंट से सोनिया चलती है, एक पॉइंट से रवि चलते हैं। रवि को 18 मिनट लगते हैं बेटा। ठीक है, रवि को, इसको 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि जल्दी चलता है,
रवि एक चक्र को पूरा करने में 12 ही मिनट लगाता है। कितना लगाता है बेटा? 12 मिनट। ठीक है। एक और क्या कहता है कि जबकि रवि 12 मिनट लगाते हैं, मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान पर एक ही दिशा में प्रारंभ करके एक ही समय पर चलते हैं। कितने समय बाद बेटा वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना बेटा? मान लो सोनिया चली, ठीक है, सेम समय पे, उसी समय पे, इसी पथ पे रवि भी चला, तो सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती, 36 मिनट में दूसरा चक्कर पूरेगी, 54 मिनट में तीसरा चक्कर पूरा। रवि को क्या होगा? 12 मिनट एक लगेगा, दूसरे चक्कर को 24 मिनट लगेगा, तीसरे चक्कर को 36 मिनट लगेगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करते हैं, हम रटते नहीं हैं, हम पहले एहसास करते हैं कि होगा क्या। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे दिमाग में बैठा लेते हैं, अरे भाई इसका तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, क्यों निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है बेटा? कि जैसे देखो सोनिया एक चक्कर में कितना मिनट? 18 मिनट। ठीक है, 2 चक्कर में 36 मिनट, 3 चक्कर में 54 मिनट, 4 चक्कर में 18 चक्कर 72 मिनट, 5 चक्कर में 18 पंचे 90 मिनट। ठीक है, इस तरीके से समय लगाएगी। लगाती एक चक्कर पूरा होगा 18 मिनट, दूसरा चक्कर होगा 36 मिनट, तीसरा चक्कर होगा 54 मिनट, चौथा चक्कर पूरा होगा 72 मिनट में, और पांचवा चक्कर होगा 90 मिनट। मतलब यदि 90 मिनट हो गया तो सोनिया के इधर से 1 2 3 4 5 चक्कर हो जाएंगे। और रवि को लगता है रवि का यहां लिख देते हैं, एक चक्कर कितने मिनट में? 12 मिनट में, 2 चक्कर 24 मिनट में, तीसरा चक्कर 36 मिनट में, और चौथा चक्कर 12 चौका 48 मिनट में। ठीक है, एक चक्कर 12 मिनट में, दूसरा चक्कर पूरा करेगा 12 दूना 24 मिनट में, तीसरा चक्कर पूरा करेगा 12 3 36 मिनट में, चौथा चक्कर पूरा करेगा 48 में, पांचवा चक्कर पूरा करेगा 12 पंचे 60 मिनट में, 12 छक 72 मिनट में 6, 12 7 84 मिनट में 7 चक्कर पूरा करेगा, 12 ठीक 96 में 8 चक्कर और 9 चक्कर पूरा करेगा, 12 9 108, और ये 6। ठीक है, चलो अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब ये देखो बेटा, हमको वो कॉमन समय ढूंढना है, इसमें चक्कर कंप्लीट हो। तो देखो ये 36 मिनट में इसके 3 चक्कर हो जाएंगे, किसके? रवि के। ठीक है, रवि क्या करेगा? 1 पूरा किया, 2 पूरा किया, 3 पूरा किया, 3 के बाद फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां चला था। कब? 36 मिनट में। और 36 मिनट में सोनिया के भी 2 चक्कर पूरा हो जाएंगे, 1 पूरा हुआ, 2 पूरा हुआ। ठीक है, तो 36 मिनट वह समय है जब फिर मिल जाएंगे ये दोनों, जब ये दोनों फिर मिल जाएंगे। देखो 72 मिनट में भी मिलेंगे ये, 72 मिनट में इसका 4 चक्कर हो जाएगा, इसके 6 चक्कर हो जाएंगे। लेकिन लघुत्तम का मतलब छोटा मल्टीपल। ठीक है, ये कम से दोबारा कब मिलेंगे ये पूछ रहा है, दोबारा कब मिलेंगे? तो दोबारा तो बार मिलेंगे, 72 मिनट पे भी मिलेंगे, 36 मिनट पे भी मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट में ये 2 चक्कर हो जाएगा, 72 मिनट में इसके 4 चक्कर हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है बेटा, एक बार चले, उसके बाद जब दूसरी बार मिलेंगे तो वो कितने समय बाद मिलेंगे? तब वो 36 मिनट बाद मिलेंगे। तीसरी बार मिलेंगे 72 मिनट बाद। तो यही पूछ रहा है, कहता है किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं।
कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः, दोबारा, तिबारा चौबारा की बात नहीं हो रही, पुनः। तो पुनः दो कब मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन को एहसास करने की बात। ये राम कहानी हमको लिखना नहीं है, लेकिन ये आया कैसे ये हमको बताना था। तो हम यहां क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे स्पष्ट है कि आवश्यक समय बराबर, क्या लिखेंगे? स्पष्ट है कि, निकालना तुमको एलसीएम ही है, लेकिन हमने ये क्वेश्चन को आपको एहसास करा दिया कि क्वेश्चन है क्या। स्पष्ट है कि आवश्यक, आवश्यक लिखे ना, या अभीष्ट, अभीष्ट का मतलब जो हमको चाहिए, अभीष्ट समय होगा। अभीष्ट जिसकी इच्छा की गई, जिसको चाहा गया, जिसकी कल्पना की गई, अभीष्ट समय अभीष्ट समय होगा। एलसीएम आप किसका? 18 और 15 बराबर, तो 18 बराबर कितना होता है? 2 9 18 ना, 2 गुणे 3 की घात 2, और 15 क्या होता है? 3 गुणे 5। यहाँ 5 की घात 0 डाल दो, यहाँ 2 की घात 0 डाल दो। यहाँ लिखो अब। ठीक है, तो एलसीएम लिख लो। एक क्या हो गया? हाईएस्ट पावर लेते हैं बेटा, तो 2 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 2 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा। 2 18, 2 9 दूनी 18, 5 90, ये क्या हो गया? 36 आ रहा था ना बेटा, बराबर 36, 18 दूना 36, तो 36 आना चाहिए। 5 कहां से आ गया? हम्म, 5 नहीं है ना, 15 नहीं है बेटा। क्या जोश में होश ना खो बेटा, क्यों? है ही नहीं तो हम क्यों इसको लिखेंगे? ठीक है बेटा, क्या लिखते हैं? हाईएस्ट पावर लिखते हैं ना बेटा। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, और यहाँ 3 की पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 9, यानी 36 मिनट आ गया। 36 मिनट। अतः रवि, सोनिया पहले कहा, सोनिया को पहले करो। सीक्वेंस का बड़ा महत्व है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अच्छी आदत डालेंगे। जिस क्रम में दे रखा उसी क्रम में करेंगे। देखना बेटा, ये आगे काम आएगा। क्रम का महत्व जब हम त्रिभुज कर रहे होंगे तब आएगा, याद रखना बेटा। है, हम आपको फिर बताएंगे कि हमें क्रम के महत्व को आपसे एक बार पहले कह चुके हैं। अतः क्या बेटा? सोनिया और रवि क्या बेटा? 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। ठीक है, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर बेटा। आपने हमारा साथ दिया, हमको सुना, हमको समय दिया, हमारे साथ किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ठीक है, ये वीडियो हमारा पहला वीडियो है यूपी बोर्ड के लिए या हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। हमने लगभग 245-46 वीडियो डाले हैं, जिसमें ज्यादातर बेटा इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हैं। कुछ वीडियोस हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल रखे थे यूपी बोर्ड के लिए, लेकिन सेशन में एक्सरसाइज के लिए, प्रश्नावली के लिए ये पहला वीडियो है। हमें आपका प्यार इसमें मिलता रहेगा, हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा, तो हम और अच्छा करेंगे और अच्छा आपको देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर लो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक बेटा।